Once again, welcome my dear students in नमस्ते फिजिक्स। आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। वेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसके लिए लेक्चर नंबर 4 वेक्टर को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इट इज़ द सोल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की आत्मा है। वेक्टर को इम्पोर्टेंस अब आप समझ गए होंगे। आत्मा फिजिक्स की मतलब वेक्टर के बिना कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। फिजिक्स वेक्टर से कहती है तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, है ना। इट इज़ सोल ऑफ फिजिक्स। बार बार इसलिए कहता हूँ आपको इसका इम्पोर्टेंस दिमाग में रहे कि कितना इम्पोर्टेंट है। 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, करीब करीब 3 से 4 लेक्चर में ये पूरा कर लेंगे। फिर आपको कभी ज़िंदगी में फिजिक्स में वेक्टर की तरफ से दिक्कत नहीं होगी। सारे लेक्चर्स अगर आप पढ़ लेते हो, कॉपी में नोट कर लेते हो, कोई डाउट अगर बच जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अगर उसको क्लियर कर लेते हो तो फिजिक्स में वेक्टर से कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, है ना। जैसे कोई ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट निकालना सीखा था हमने, सीखा था ना। ये था इनका रिजल्टेंट, इनके बीच का एंगल थीटा था। तो 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो हमने सीख लिया था, लेकिन डायरेक्शन रह गई थी भाई। डायरेक्शन नहीं हो पाई थी, लेक्चर लंबा हो गया था, है ना। कितना 44 मिनट्स का हो गया था, कुछ ऐसा बड़ा सा लेक्चर हो गया था। तो आज हम बात करते हैं डायरेक्शन की, लेकिन थोड़ा सा एक बार मैग्नीट्यूड की भी बात हो जाएगी, है ना। चलिए, तो पैरेललोग्राम लॉ से देखा था हमने और ट्राइंगल लॉ से भी देखा था। किसी भी लॉ से देख लो। किससे देखना है? ट्राइंगल से देखना, ट्राइंगल से देखना, पैरेललोग्राम से देखना, बताओ। चलो पैरेललोग्राम से आ जाओ तो फिर, है ना। दोनों से एक ही आता है, ए बी डी सी। ये इसका रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आता है ये ब्लू कलर का खींच दिया यहाँ से, ये आएगा रिजल्टेंट। तो अब ये कहाँ को आएगा? बी की तरफ आएगा कि डी की तरफ आएगा? बिना फिजिक्स के समझते हैं अपन इसको। देखो ज़रा, अगर इसको बहुत लंबा बना दो, इसको छोटा सा बना लो, तो पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा। तो किसकी तरफ आया ये ज़्यादा, बताओ? इसकी तरफ आया कि नहीं आया? अगर मान लो आप ये वेक्टर छोटा बना लो और ये वेक्टर अच्छा बड़ा बना लो, तो अब बनाओ पैरेललोग्राम। अब वेक्टर किसकी तरफ आया ज़्यादा? इसकी तरफ। मतलब जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी तरफ जुड़ जाएगा। इसको मैं बड़े अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि एक बच्चा है जो थोड़ा पढ़ता भी है और थोड़ा मस्ती भी करता है, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। मतलब थोड़ा वो मस्त मौला भी होगा, थोड़ा पढ़ने वाला भी होगा। एक बच्चा है जो भयंकर पढ़ता है, पूरे ध्यान से पढ़ता है, मतलब उसका पढ़ाई वाला वेक्टर ज़्यादा है और मस्ती वाला बहुत कम है, तो उसका जो रिजल्टेंट है यानी उसकी लाइफ जो मोल्ड होगी जिस तरफ, तो वो एक साइंटिस्ट की तरफ, बड़े ऑफिसर की तरफ, बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन की तरफ मोल्ड होगी। एक बच्चा है जो दिन रात खेलता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? लाइफ उसकी एक वो प्लेयर बनने वाला है आगे चल के। समझ रहे बात को? नहीं, मस्ती करता है, घूम रहे हैं रोड पे, है ना, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़े होकर क्या ऐसे बन जाते हैं, 2 कोणी के बन जाते हैं। जो चीज़ आप ज़्यादा करोगे, जहाँ ध्यान लगाओगे, रिजल्टेंट उस तरफ चला जाएगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इन दोनों वेक्टर्स में जो ज़्यादा पावरफुल उधर को, अब मान लो ये दोनों बराबर कर लो आप, तो बराबर कर लो तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में जाता है। कैसे? तीर चलाते ना, गुलेल चलाते जब, तो दोनों तरफ वो डोरी कैसे खींचती है? बराबर खींचती है। जैसे छोड़ते हैं तो बिल्कुल सीधा जाता है। चिड़िया उड़ती है जब, तो वो नीचे को क्या करती है? एयर को प्रेस करती है दोनों पंखों से। अपने दोनों पंखों से जब प्रेस करती है तो इधर से फोर्स एयर में लगाता है, इधर से लगाता है, तो उसको जैसे इधर लगाया तो उसको एक लिफ्ट यहाँ से मिलती है एयर की, एक लिफ्ट यहाँ से मिलती है और वो ऊपर को उठ जाती है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुल मिला के उस तरफ को आएगा जो ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन ये तो हुआ हमारा अंदाज़ा। हम कह रहे हैं एग्जैक्ट कहाँ आएगा। एग्जैक्ट पता करने के लिए फिर हमें मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। मैथ्स को मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स का ड्राइवर है, फिजिक्स साहब है, मैथ्स उसका ड्राइवर है। ठीक है, इसका नाम एन रख दिया। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है। हमने ये माना कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है इसके साथ। अरे पेन ले गई भाई मैडम। ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फ़ा एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ। ठीक,
ये 90 डिग्री, ये थीटा यहाँ था तो थीटा यहाँ। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं आज, हेडिंग ही नहीं डाली और पढ़ना शुरू कर लिया, क्या बात है। मतलब हम पढ़ रहे हैं आज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी ये हमें पता करना है, ठीक है। मतलब हम काई की डायरेक्शन पता कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन पता कर रहे हैं, ठीक। अब हमने क्या मान लिया, लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा। हमने ऐसा मान लिया, इट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए। वेक्टर ए के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक। फिगर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, फिगर के अंदर हमें दिख रहा है कि जो वेक्टर ए बी है ये तो वेक्टर ए के इक्वल है, लेकिन अकेला ए बी लेंगे तो ये इसके मॉड को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें से डायरेक्शन हट जाएगी, केवल नंबर बचेगा, मैग्नीट्यूड बचेगा, ठीक है। ऐसे ए डी जो है वेक्टर ए डी और वेक्टर बी सी दोनों वेक्टर बी के इक्वल होंगे, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बी से सी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल हैं, तो इक्वल पैरेलल और सेम डायरेक्शन जब तीन बातें होती तो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं। तो ए डी कितना कहलाया, उतना ही कहलाया जितना बी सी कहलाया, और जे मैग्नीट्यूड ऑफ बी कहलाया, मतलब जे बी कहलाया, ठीक। एंगल बी एन सी क्या है, 90 डिग्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने पहले निकाला था लेकिन फिर से बता देते हैं, ठीक है। आ जाइए, इन राइट ट्रायंगल ए एन सी देख रहे हो, इस ए एन सी में सी एन अपॉन बी सी ये हुआ वास्तव में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये कहलाता है बच्चों साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू सी एन अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी एन इक्वल्स टू आ गया बी साइन थीटा, क्लियर। एंड इसी ट्रायंगल में अगर cos थीटा लगा दीजिएगा तो cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बी एन अपॉन बी सी, तो इट इज बी एन अपॉन बी बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग बी एन इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। तो बच्चों ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अरे पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, टेल मी प्लीज़। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद रहेगा सबके लिए, रहेगा ना। अच्छा, अब हमें निकालना है अल्फ़ा। देखिएगा ज़रा, इन राइट ट्रायंगल ए एन सी दिख रहा है, इसमें देखिए टेन अल्फ़ा क्या आएगा, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़ा राइट ट्रायंगल देखिए, इसमें सी एन अपॉन ए एन आ रहा है। सी एन कितना है भाई, सी एन निकाल लिया था हमने, इट इज़ बी साइन थीटा, और नीचे ए एन क्या आएगा, ए एन आएगा ए बी प्लस बी एन, क्या आएगा जी, ए बी प्लस बी एन, तो ये बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आया टेन अल्फ़ा। ये आई डायरेक्शन किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए। वेक्टर ए के साथ में डायरेक्शन आई है। अगर वेक्टर बी से निकालनी होती तो क्या करते, ऊपर ए साइन थीटा आ जाता, नीचे आ जाता बी प्लस ए कॉस थीटा। अगर ये एंगल हमें वेक्टर बी से निकालना होता तो ऐसा हो जाता। चलो लिख दें जरा इसमें। अच्छा, इफ अल्फा इज टेकन फ्रॉम वेक्टर बी, अल्फा अगर मान लो इधर से बना लिया होता हमने तो क्या होता, तो ये फिर फार्मूला हमारा ऐसा बनता, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना बच्चों। आप एक याद रखना कि जिसके साथ एंगल बनाएंगे वो नीचे आएगा। एंगल बनाया था वेक्टर ए के साथ तो ए आया नीचे, ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर बी के साथ बनाओगे तो बी नीचे आएगा, बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक,
इतना समझ में आ गया। अब इसमें स्पेशल केसेस देखना थोड़ा सा, थोड़े इसके अंदर स्पेशल केसेस देखेंगे। हाँ, स्पेशल केसेस ये कि इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, ये बहुत आईएमपी है, सबसे ज़्यादा यही लगता है अपन को। थीटा अगर 90 हो यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर हमारे दोनों परपेंडिकुलर आ रहे हों, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, तो देन साइन थीटा तो हो जाएगा कितना 1 और कॉस थीटा हो जाएगा 0, इसलिए टेन अल्फ़ा क्या आएगा, देखो बच्चों ऊपर आएगा a इंटू 1 अपॉन आएगा b प्लस 0, तो दिस विल बी a अपॉन b। समझ में आया कि नहीं आया? उल्टा लिख गया, ये गलत लिख गया, ये नीचे वाला नहीं, हम तो बात कर रहे थे किसकी, वेक्टर a के साथ। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसको मिटा देनी तो ऐसे कंफ्यूजन होगा फिर, है ना। जिसके साथ एंगल बनेगा वो नीचे आना है, किसके साथ, तो एंगल बन रहा है किसके साथ, a के साथ बन रहा है, तो a आएगा नीचे, ऊपर आएगा b, नीचे आएगा a आएगा, ठीक। तो बच्चों दिस इज b अपॉन a, तो अल्फ़ा इज tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं? इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट, खूब सारे सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेंगे, उसमें ऐसा मिलेगा कि ये वैल्यू होगी 3 और ये होगी 4, ठीक। देखना जरा, ये v इक्वल्स टू 3 और a इक्वल्स टू 4, तो tan अल्फ़ा कितना आएगा 3 अपॉन 4, और 3 अपॉन 4 आप लोग याद कर लेना आज के बाद। 3 अपॉन 4 मतलब ये कितना, कहीं कहीं ऐसा लिखा भी मिल सकता है आपको 0.75, ये होती है tan 37 की वैल्यू, कितने की होती है, tan 37 की, देयरफॉर अल्फ़ा कितना आएगा 37 डिग्री का एंगल। मज़ा आया ना? अरे मज़ा आया कि नहीं आया? मतलब ऐसा देख लीजिए आप, किसको बनाना था, a को 4 लिया था, ये 4 ले लिया, और ये वेक्टर 3 ले लो, ये वेक्टर 3 ले लो, और ये वेक्टर 4 ले लो, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। अगर दोनों बराबर होते तो 45 पे आ जाता, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा इसके पास को आ गया, 37 आ गया, और इधर से कितना आ गया, 63 आ गया। 63 आए, 63 नहीं भाई 53 है ना, हाँ गलत मत जुड़वाओ, है ना, समझ रहे। ये थोड़ा बड़ा है तो इधर को आ गया, अगर मान लो उल्टा कर दो, कैसा, ये 4 कर दो, ये 3 कर दो, तो ये 37 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। समझना बात को। तो 10 आया है इतना। अब इससे आप और भी कुछ बातें आप याद कर लेना। कैसी कुछ बातें याद कर लेना, देखो जरा, जब अपन ने क्या कर दिया, 4 और 3 ये बना लिया, और ये हमें मालूम चल गया आज की 37 डिग्री होता है, तो ये हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, 5 आएगा। तो tan 37 ये हो गया। अब कोई पूछे cot 37, तो cot 37 तो इसी का उल्टा 4/3। आप किसी ने पूछा sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। फिर बोला cosec 37 कितना होता है, तो ये 5/3। फिर बोला cos 37 कितना होता है, तो cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा 4/5। अगर हमने पूछा sec 37 कितना होता है, तो ये 5/4। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। हाँ, अब देखो, एक स्पेशल केस तो हमने पढ़ा कि ये 90 है। दूसरा स्पेशल केस, अगर थीटा 0 डिग्री है, ये सब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली आज अपन ने। अगर थीटा इज 0 डिग्री यानी बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये थीटा अभी हमने उठा के 90 कर दिया था। अगर सेम डायरेक्शन में होते, अगर एक ही डायरेक्शन में होते, तो हमें पता है इसका आंसर यहीं आता है। पता है कि नहीं पता? लेकिन देख लो फार्मूले से भी आ जाएगा। तो tan अल्फा क्या था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, यही था ना। जिसके साथ एंगल बनाना वो नीचे आना, तो ये हो जाएगा क्या, b साइन 0 डिग्री अपॉन a प्लस b कॉस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ऊपर पूरा 0 हो गया, और जो जान गया वो हीरो हो गया।
और ये प्लस बी इंटू 1, तो ये आ गया 0, तो tan 0 डिग्री आ गया tan अल्फ़ा की वैल्यू, देयरफॉर अल्फ़ा कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहीं को आएगा, इसके साथ 0 एंगल पे आएगा। तो बच्चों दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसके एक दो छोटे छोटे से सवाल पिछले उसमें रह गए थे, है ना, एक दो बहुत छुटकू से बच्चों से सवाल देख लेते हैं, है ना। कैसे, सिंस रिजल्टेंट वेक्टर या इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये कितना होता है, पढ़ाना है सामने, ठीक। अब हमारे एक क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी है। किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, एक 3 न्यूटन का है और अच्छा उल्टे सीधे ले लें, कुछ भी ले लें, चलो अच्छा बड़े बड़े फोर्स ले लेते हैं। 50 न्यूटन का है और दूसरा 20 न्यूटन का है। आप बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी क्या होगी। रिजल्टेंट फोर्स बताना है और उसकी डायरेक्शन बताना है। मतलब जो वेक्टर ए और बी की जगह क्या दिया है, F1 और F2 दिया है, हमें ये वाला बताना है कि कितना होगा और ये एंगल बताना है अल्फ़ा। तब हमें डिसाइड करना है कि हमें 50 के साथ माने कि 20 के साथ माने, किसी के भी साथ माने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। फार्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या फार्मूला बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स का बनेगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। F1 स्क्वायर मतलब कितना 50 स्क्वायर, F2 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 20, और थीटा तो अभी दिया नहीं था इसके बीच का, चलो थीटा दे देते हैं, है ना। थीटा इज 90 डिग्री, ठीक। तो दिस बिकम्स cos 90 डिग्री। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 100, 2 का 4, 100 और ये सब 0, तो जे आया बच्चों 2900। अब क्या करें 2900 में, तो प्रॉब्लम हो गई, 2900 में 100 है ना, तो 100 का तो हम निकाल ही सकते हैं, कितना आएगा AFR आ जाएगा 10√29। अब 29 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें भाई, 29 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, मुश्किल है। तो इसके लिए हमने पाइथागोरस रे बोले तो बाइनोमियल थ्योरम में एक्सप्लेन किया था आपको कि 29 का भी मिले और इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो 29 को क्या लिखिए 25 + 4 लिखिए, 1/2 की पावर लगाइए, 5 कॉमन लीजिए, 1 + 4/25 बचा रहने दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये बचेगा 4/50 बचेगा, फिर इसको सॉल्व कीजिए, कुल मिला के वो निकल आएगा। लेकिन ऐसे नहीं, हम तो अंदाज से निकालना बता रहे हैं आपको। अंदाज से कैसे, 25 का 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 36 का कितना होता है 6 होता है। अब 36 और 25 के बीच में है ये नंबर, तो 5 और 6 के बीच में आएगा, लेकिन 25 के ज़्यादा पास में है, तो 5 के ज़्यादा पास में आंसर आएगा। हम तो अपने मन से 5.4 लिखे दे रहे हैं इसको, है ना। तो ये हो गया कितना 10 इंटू 5.4, तो ये आ गया लगभग 54, ठीक है। तो 55 का कितना होता है, 55 का स्क्वायर होता है 20 25, ठीक है। तो ये तो उससे अरे 5 छक्के 30 25 होता है 55 का। और 54 का स्क्वायर क्या होता है, 54 का स्क्वायर होता है 25 और 4 2916, हाँ ठीक है। इससे थोड़ा सा और कम आएगा भाई, है ना, इससे थोड़ा सा कम आएगा, मैंने एग्जैक्ट लिख दिया 2916, ठीक। इससे थोड़ा सा कम आ रहा होगा, तो 53 पॉइंट क्या कर दें हम 53.95 कुछ ऐसा लिखे दे रहे हैं ना, इतने न्यूटन, इसको कर दिया हमने, थोड़ा सा कम कर दें। ये तो क्या था, हमने अंदाज़ा लगाया था, ठीक है, इतना। और बाइनोमियल थ्योरम से निकालो, इसको सॉल्व कर लो, सो भी आ जाएगा आंसर। कैसा आ जाएगा देखो, दिखाई देते हैं, 54/50 ये आ गया, 5 दाम 50, 54/10 देखा, 5.4 देखा बच्चों, देखा। जो हमने निकाला अंदाज से वही आया कैलकुलेशन से, एक्चुअल कैलकुलेशन से वही आया जो हमने अंदाज से निकाला। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स 50 न्यूटन और 20 न्यूटन के लगाए जाएं तो वो उतना ही काम करेंगे जितना अकेला एक फोर्स 54 न्यूटन का काम करेगा। लेकिन बात है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अल्फा भी निकालना था,
ठीक, तो सिंस tan अल्फ़ा क्या होगा, मान लीजिए हम F1 के साथ ले लेते हैं, तो F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ऐसे ही होता ना, जिसके साथ एंगल लेते हैं वो नीचे आता है। ए के साथ, ए को मान लिया हमने F1, तो A प्लस बी cos थीटा था, तो F1 प्लस F2 cos थीटा हो गया। अब ये क्या बनेगा, थीटा 90 है, तो F2 sin 90 अपॉन F1 प्लस F2 cos 90, ये आ गया F2 अपॉन F1 विच वॉज F2 विच वॉज F1, 20 अपॉन 50, तो ये आ गया 2 अपॉन 5, तो tan अल्फ़ा आ गया 0.4, देयरफॉर अल्फ़ा आ गया tan इनवर्स ऑफ 0.4, मतलब वो एंगल जिसका tan 0.4 होता हो वो आंसर है, ऐसा लिख देंगे। इसका क्या मतलब होता है, द एंगल हुज tan इज 0.4 इज अल्फ़ा, वो एंगल जिसका tan 0.4 आता हो वो एंगल इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलो बच्चों, तो अब हमें डिस्कस करना है वेक्टर रिजोल्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर रिजोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर आप कहोगे सर डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, सॉरी बेटा, डिवीजन इज एन इनवैलिड प्रोसेस, इनवैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर्स। वेक्टर्स में डिवीजन नहीं होता, ठीक है, तो याद रखेंगे। 10th के बाद 11th में आते हैं तो मन में लगता है कि वेक्टर का डिवीजन भी होता होगा। हाँ बच्चों, और सारे दूसरे वीडियोस के आपसे वेक्टर्स के जो दूसरे वीडियोस हैं, इनकी अगर आप इनको देखना चाहते हो, देखना क्या चाहते हो, देखना ही है, कॉपी में लिखना है, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए आप, उसमें आपको पुराने वीडियोस की लिंक मिल जाएगी 1 to 3, और ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक है बच्चों, आज का ये छोटा सा लेक्चर हमने केवल आपको इसमें डायरेक्शन बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय।